डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि बी फार्म, डी फार्म, बीएससी नर्सिंग और टी टेक्नीशियंस, ज़्यादातर जितने भी मेडिकल फील्ड्स हैं सभी में ये सब्जेक्ट होता है। और ये एक तरह से हम डीपली अगर किसी भी बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जब पढ़ेंगे उससे पहले मुझे ये हम सबको ये जो है पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो पहले इसको बारे में बात करते हैं हम लोग कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। अब जैसा कि बी फार्म, डी फार्म, बीएससी नर्सिंग, मेडिकल्स में जो है ह्यूमन्स के बारे में जो भी स्टडीज़ होती हैं, फिर उनके जो भी फंक्शंस होते हैं, फिर ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, और उनके ऑर्गन्स क्या काम करते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है, कैसे वो वर्क करते हैं। और हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब कैसे वर्क करते हैं और इनके क्या क्या पार्ट्स हैं, इन्हीं सबको इसमें पढ़ा जाता है। अब पहले ये देखिए, हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि है क्या ये। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट लाइक बोन्स, ऑर्गन्स, मसल्स एंड टिश्यूज। अब एनाटॉमी क्या है? एक ब्रांच है बायोलॉजी का, एक जिसमें हम लोग ये स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन के बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड टिश्यूज के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट इज वेयर इन द बॉडी। सिंपल सी बात है ये एनाटॉमी में हम लोग यही पढ़ते हैं कि ये बोन्स, ये ऑर्गन्स, मसल्स कहाँ पाए जाते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, और यही है एनाटॉमी। हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, यही एनाटॉमी है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के बेसिक्स के बारे में जानते हैं। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, how organs and systems work individually and together to keep us alive. It answers the questions how does the body work. अब फिजियोलॉजी क्या है? आपने इससे पहले एनाटॉमी जाना कि हार्ट, लंग्स, किडनी, टिश्यूज, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनके कौन कौन से पार्ट्स हैं होते हैं, ये जाना। अब वो स्ट्रक्चर्स, वो पार्ट्स, वो ऑर्गन्स कैसे फंक्शंस करते हैं, इनका प्रोसेस क्या है, ये काम कैसे करते हैं, ये अकेले कैसे काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे इन लोग का इंटरकनेक्शंस होता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, हाउ ऑर्गन एंड सिस्टम्स वर्क इंडिविजुअली एंड टुगेदर to keep us alive. It answers the question how does the body work. हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है, जो कि ये दोनों चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी को काम करने के लिए और हमें ज़िंदा रखने के लिए। अब हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? वाई स्टडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? हम लोग क्यों पढ़ते हैं? To understand how the body is built and how it functions. हमें ये समझने के लिए कि हमारा बॉडी कैसे बना है और ये कैसे काम करते हैं। Essential for medical, nursing and health science studies, जो कि ये सब ज़रूरी भी है। मेडिकल्स में, नर्सिंग में भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ साइंस सेक्टर्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। साइंस और मेडिकल्स के सभी कोर्सेज में ज़्यादा ये सब पढ़ाई जाती हैं।
Helps in diagnosis and treating disease. Of course, डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, इन्हें भी ज़रूरत पड़ती है। डायग्नोस करेंगे करते वक्त भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है और डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी पड़ती है। फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड पेशेंट्स केयर। ये एक फाउंडेशन होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर के लिए। बिना इसके कैसे स्टडी होगा? तो ये हो गया हमारा कि जो है क्यों हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट सब हेडिंग पे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अभी तक तो हमने उसके कुछ डेफिनेशंस जाने, उनके बारे में जाना कि क्यों पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्या हिस्ट्री रही है। तो जैसा कि आपने कुछ इसमें से हिस्ट्री के बारे में इन शॉर्ट जो है आपने 11th-12th तक पढ़ा होगा, और बाकी इसमें आपके पास आते हैं जैसे कि एंशिएंट पीरियड में। तो एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ करता था, जैसे कि इजिप्ट अराउंड 3000 BC, लगभग 3000 BC पहले इजिप्शियंस ने जो है फर्स्ट टू परफॉर्म बेसिक सर्जरी एंड डॉक्यूमेंट एनाटॉमी फाउंड इन द एडविन स्मिथ पेपर्स। तो सबसे पहले जो है सर्जरी परफॉर्म किया गया था इजिप्ट में एंड डॉक्यूमेंट एनाटॉमी, इसको डॉक्यूमेंट किया गया था, जिसके बारे में बताया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। एंड बाद में जो है लगभग 600 BC तो इंडियंस ने जो है इसको डिस्क्राइब किया था बोन्स के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर एंड ह्यूमन एनाटॉमी इन द सुश्रुता संहिता में। उसके बाद चाइनीज ने कैसे इसका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इस्तेमाल किया। यूज एक्यूपंक्चर एंड हर्बल मेडिसिन्स हैड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी सिस्टम। तो ये था हमारा एंशिएंट पीरियड के कुछ हिस्ट्री। एंड नेक्स्ट चलते हैं ग्रीक कंट्रीब्यूशन। ग्रीक का क्या कंट्रीब्यूशन था। हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 से 370 BC, फादर ऑफ मेडिसिन्स भी कहा जाता है इन हिप्पोक्रेट्स को। इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट डिजीज हैव अ नेचुरल कॉजेज नॉट सुपर नेचुरल। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया था कि डिजीज हैव नेचुरल कॉजेज, डिजीज के भी जो है उनके खुद के नेचुरल कॉजेज होते हैं, ये सुपर नेचुरल नहीं होते हैं। ये हिप्पोक्रेट्स, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इसके बाद एरिस्टोटल ने भी जो है 384 से 322 BC तक जो है के बीच में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने डिस्क्राइब किया एनिमल एंड ह्यूमन एनाटॉमी थ्रू डिसेक्शंस ऑफ एनिमल्स। इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को डिसेक्ट किया और फिर उनके पार्ट्स को, एनाटॉमी को और उनके फिजियोलॉजी को इन्होंने डिस्क्राइब किया। किसके थ्रू, एनिमल और ह्यूमन एनाटॉमी को डिस्क्राइब किसके थ्रू किया, एनिमल्स को डिसेक्ट करके। उसके बाद आते हैं हीरोफिलस एंड एरासिस्ट्रेटस 3rd century BC में। Among the first to dissect human bodies, first to detect human bodies, ठीक है, इन अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, जैसा कि इजिप्ट में भी किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3rd पॉइंट पे कि रोमन पीरियड में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या योगदान रहा। गैलेन, ठीक है, 129 से 216 AD के करीब में जो है अ ग्रीक फिजिशियंस हु राइटिंग्स डोमिनेटेड एनाटॉमी फॉर ओवर 1000 years। जो ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने लिखा वो डोमिनेट थे एनाटॉमी को लगभग 1000 साल के तक। ही डिसेक्टेड एनिमल्स, इन्होंने एनिमल्स को डिसेक्ट किया, उन्हें
चीरा लगा के उनके ऑर्गन्स को और जो एनाटॉमिक होता है उसको स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया। नॉट ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस को नहीं, एनिमल्स के साथ ऐसा किया। सो सम ऑफ हिज कंक्लूजन वर इनएक्यूरेट। ठीक है, तो जब एनिमल्स को जो है इन्होंने डिसेक्ट किया और उनके पार्ट्स को अलग अलग किया और उनको, तो उन्हें एकदम इनएक्यूरेट जो है उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चला। स्टिल ही मेड मेजर contributions to understanding muscles, nerves and the circulatory system। इस यही वजह है कि इनका जो है मेजर कंट्रीब्यूशन होता है कि मसल्स को समझने में, नर्व्स को समझने में, सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने में। इसकी वजह यह है, जैसे ये मसल्स, नर्व्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को इन्होंने डिसेक्ट किया और उन्हें साफ दिखाई दिया कि मसल्स के क्या पोजीशंस हैं, मसल्स कैसे उनके स्ट्रक्चर्स हैं, नर्व के क्या स्ट्रक्चर्स हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम्स के क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ये जो मिडिल एज, जिन्हें डार्क एज भी कहा जाता है, इन मिडिल एज को साइंटिफिक प्रोग्रेस slowed due to religious restrictions. Human dissections was banned in many places. Most of knowledge came from reading Galen's work. मिडिल एज में क्या हुआ, डार्क एज, इसीलिए इन्हें डार्क एज भी कहा जाता है। ये जो मिडिल का एज आया, इसमें साइंटिफिक प्रोसेस जो है स्लो हो गया ड्यू टू रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन। बहुत ज़्यादा रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस आ गए कि जो है ऐसा करना सही नहीं है, ये ईश्वर के खिलाफ है। तो इस तरह के कुछ भावनाएं आ गई जिनकी वजह से ये इन सब चीज़ों को रोक दिया गया था। इसलिए जो है यहाँ पे जो है साइंटिफिक जो रिसर्चेस हो गए ये स्लो हो गए थे, इसी वजह से इन्हें डार्क एज कहा जाता है। ह्यूमन डिसेक्शंस वाज बैंड इन मैनी प्लेसेस, और यही वजह थी कि इस पे रोक लगा दी गई, ह्यूमन डिसेक्शंस को बैन कर दिया गया था। जैसा कि आज कल आप देखते हैं कि डेड बॉडीज़ को जो है डिसेक्ट करके एम्स और जो है मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों को बताया जाता है। एनाटॉमी को एकदम आँखों से जो है वो खुद देखते हैं और स्टडी करते हैं, जो कि उस वक्त बैन हो गया था। मोस्ट नॉलेज केम फ्रॉम रीडिंग गैलेंस वर्क। ज़्यादातर नॉलेज जो होता है वो रीडिंग करते थे गैलेंस के वर्क को, इस वजह से इन्हें डार्क एज भी कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं रेनेसेंस पीरियड, रीबर्थ ऑफ साइंस। जैसा कि पहले साइंटिफिक स्टडीज हुआ करते थे, बाद में आके उन्हें रोका गया ड्यू टू रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। फिर बाद में यह आके दोबारा साइंस को पढ़ा जाने लगा और स्टडी किया जाने लगा। इसी वजह से ऐसे इन पीरियड्स को कहा जाता है रीबर्थ ऑफ साइंस, यानी दोबारा साइंस का जन्म हुआ। अब एंड्रियस वेसेलियस 1514 to 1564, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? डिसेक्टेड ह्यूमन cadavers and published the Humani Corporis Fabrica। इन्होंने डिसेक्टेड ह्यूमन कैडेवर्स किया और पब्लिश किया जो है द ह्यूमन कॉर्पोरसिस फैब्रिका 1543 में। करेक्टेड मैनी ऑफ गैलेंस एरर, जो गैलेंस के स्टडीज़ थे उनमें बहुत सारे एरर्स थे, उनको इन्होंने करेक्ट किया बाय द dissected of human cadavers के थ्रू। Anatomy became more accurate and widely taught in the universities। Anatomy जो है फिर बाद में जो है बहुत एक्यूरेटली जो है पढ़ा जाने लगा और बहुत ज़्यादा वाइडली, मतलब हर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में इन्हें पढ़ा जाने लगा। खुल के लोगों ने जो है साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया और डिसेक्ट करके जो है उसने जो एनाटॉमी थे, स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें जो है स्ट्रक्चर्स को जो है स्टडी करने लगे, खुल के करने लगे लोग।
तो इसी वजह से इन्हें रीबर्थ ऑफ साइंस भी कहा जाता है। उसके बाद आता है 6 पॉइंट हमारा 17 to 18 सेंचुरी। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे, विलियम हार्वे 1578 to 1657, इन्होंने डिस्कवर किया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड दैट द हार्ट एक्ट एज अ पंप। इन्होंने डिस्कवर किया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, दैट द हार्ट एज अ पंप, और हार्ट एज ए पंप की तरह काम करता है। जैसे कि आपके घरों में टंकी लगी होंगी और नीचे एक मोटर पंप लगा रहता है जो कि पानी को जो है ऊपर चढ़ाने का काम करता है, पंप करता है ताकि वो पानी जो है टंकी तक पहुंच पाए। इसी तरह जो है हमारा जो हार्ट है वो भी पंप करने का काम करता है, जो ब्लड को जो है पंप करता है हमारे सर तक और पूरे बॉडी में सप्लाई देता है ब्लड को। तो ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और हार्ट जो है एज ए पंप वर्क करता है, इसकी डिस्कवर किया विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट पॉइंट है मार्सेलो मैल्पेरी, स्टडीड कैपिलरीज एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। इन्होंने जो है स्टडीज किया कैपिलरीज पे। कैपिलरीज असल में उन्हें कैसे हैं, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इतने छोटे जो पाइप्स होते हैं, वेन्स होते हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशंस होता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है कि वहाँ पे सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है। तो ऐसे कैपिलरीज के और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के जो है इन्होंने खोज किया और इनके बारे में जो है इन्होंने स्टडीज़ किया और उस पर किताबें लिखी ताकि आने वाले जनरेशन को और आसानी हो गई उन चीज़ों को समझने के लिए। तो ये सब कब हुए, 17 to 18 सेंचुरी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडर्न एरा। अब इसके बाद ये मॉडर्न एरा आ गया, 19 to 21st सेंचुरी। यूज ऑफ माइक्रोस्कोप्स रिवील्ड सेल्स, टिश्यूज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मॉडर्न एरा में क्या आया, हमारे पास मशीनरीज थी माइक्रोस्कोप्स जैसे, जिन्हें हमें और आसानी हो गई किसी भी स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को डीपली स्टडी करने के लिए, जैसे सेल्स के, टिश्यूज के एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के। किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप्स के थ्रू, क्योंकि ये तो नेक्स्ट आइज से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते नहीं और इतना आसान भी नहीं है हमारे सेल्स के अंदर के फंक्शंस को देख पाना। तो माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से इनकी जो है स्टडीज़ हुई और पढ़ा जाने लगा। एक्सरेज, एमआरआई एंड सीटी स्कैन अलाउड नॉन इन्वेजिव व्यूज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, हमारे एक्सरेज, एमआरआईज ये सब भी जो है पढ़ा जाने लगा। कब, मॉडर्न स्टडीज में। अलाउ करते हैं इन्वेजिव व्यूज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स को हम बाहर से तो देख नहीं सकते हैं, हमारे अंदर के ऑर्गन्स की क्या साइज हैं, उनके क्या फंक्शंस है, तो इसको हम लोग एक्सरे के थ्रू देख सकते हैं, एमआरआई के थ्रू उनके फंक्शंस को जान सकते हैं, सीटी स्कैन्स के थ्रू जान सकते हैं। तो ये सब स्टडीज़ होने लगी। मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक एक्सपेंडेड नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी एट द सेलुलर लेवल। अब मॉलिकुलर बायोलॉजीज पढ़ा जाने लगा एंड जेनेटिक एक्सपेंडेड नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी। जो जेनेटिक्स जो होते हैं टर्म्स, उनको एक्सपेंड किया गया, उनके फिजियोलॉजी को पढ़ा गया एज ए सेलुलर लेवल, मतलब सेल्स के लेवल पे पढ़ा जाने लगा कि सेल्स के इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, उनका जीन से क्या कोरिलेशंस है, इतना डीपली स्टडी होने लगी। टुडे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर इंटीग्रेटेड into medical imaging, surgery, research and health care। आजकल तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है, मेडिकल इमेजिंग में, सर्जरी में इसका यूज़ होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, रिसर्चेज में
स्टडी होती है, हेल्थ केयर में हर जगह इसका ज़रूरत पड़ता है। तो बेसिक नॉलेज लेना ही पड़ेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की मेडिकल फील्ड में। द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अभी तक तो हम लोगों ने जाना कि जो है उसके स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में हमने ये देखा कि हिस्ट्री जाना कि क्या पहले क्या क्या हो चुका है स्टडी। अब हम लोग आते हैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस के बारे में, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको वन बाय वन जो है हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग ब्रेन पे। ब्रेन क्या है? अब ब्रेन का मॉर्फोलॉजी क्या है? ब्रेन का मॉर्फोलॉजी जो है क्या है? मॉर्फोलॉजी को ऐसे समझिए, किसी भी ऑर्गन या किसी भी चीज़ के शेप एंड साइज को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये ऑर्गन्स का हो सकता है, किसी प्लांट्स के हो सकते हैं, या किसी भी चीज़ का हो सकता है। यहाँ पे हालांकि हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेन है, तो यहाँ ब्रेन के शेप एंड साइज की स्टडी करेंगे। अब ब्रेन का मॉर्फोलॉजी क्या है? पहला पॉइंट, सॉफ्ट एंड जेली लाइक। देखिए, सॉफ्ट एंड जेली लाइक ऑर्गन इनसाइड द स्कल। हमारा जो स्कल है, बोन है सर का, उसके अंदर एक सॉफ्ट और जेली लाइक ऑर्गन होता है ब्रेन का जो शेप है। और वेट अबाउट कितना? लगभग 1.3 to 1.4 किलोग्राम इन एडल्ट्स। जो बड़े लोग होते हैं उनमें 1 to 3 to 1.4 किलोग्राम्स होते हैं इनके वेट, और बाकी बच्चों में तो कम होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं इनका वेट बढ़ता जाता है। डिवाइडेड इंटू सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए रहते हैं, जिनके नाम ऐसे है: सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम्स। ठीक है, तो ये रहा मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के स्ट्रक्चर क्या है? तो जैसा कि हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा, तो सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये जो 3 पार्ट्स में से सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में, इसको ये 2 भागों में डिवाइड हुआ रहता है। सेरिबेलम क्या होता है? बिलो दिस सेरिब्रम कंट्रोल्स बैलेंस। सेरिब्रम के जो है बिल्कुल नीचे ये सेरिबेलम होता है, ये हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। एंड ब्रेन स्टेम जो होता है वो कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को। तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये हो गए स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। फंक्शन ऑफ ब्रेन क्या है? ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्रेन क्या है? आपको कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी एंड इमोशंस। ठीक है, ब्रेन का क्या काम होता है? हमारे थिंकिंग्स को कंट्रोल्स करता है, हम जो सोचते हैं उसे कंट्रोल करता है। मेमोरी को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। मेमोरी हम जो भी सोचते हैं, हम करते हैं, वो मेमोरी में सेव हो जाता है। ठीक है, तो हमें सोचने का काम करता है, हमारे मेमोरीज को सेव करने का काम करता है, और इमोशंस को कंट्रोल करता है। रेगुलेट्स बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग, मूवमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, रेगुलेट करता है हमारे फंक्शंस को। कैसे? जैसे हार्ट बीट के फंक्शंस को हो गए, ब्रीथिंग हम सांस जो लेते हैं उसको कंट्रोल करता है, मूवमेंट हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो इन सब मूवमेंट को भी वो कंट्रोल करता है ब्रेन। ठीक है, ये हमने पढ़ा ब्रेन के मॉर्फोलॉजी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में एंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग
नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्ट्स के बारे में, हार्ट के बारे में, ठीक है। हार्ट के मॉर्फोलॉजी क्या है? हार्ट हेलो मस्कुलर ऑर्गन अबाउट साइज ऑफ योर फिस्ट। जैसे अगर आप मुट्ठी बांधेंगे, ठीक है, तो आपने जो मुट्ठी बांधा तो ऐसे फिस्ट का जो साइज होता है यही आपके ऑर्गन का साइज होता है। तो ये हो गई साइज की बात। कहाँ ये सिचुएटेड होता है? लोकेटेड स्लाइटली लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। तो हमारे जो बीचों बीच सीना हुआ चेस्ट है, चेस्ट के स्लाइटली लेफ्ट मतलब हल्का सा लेफ्ट साइड में, जिसे थोरैकिक कैविटी भी कहा जाता है, यहाँ पे ये जो है सिचुएटेड होता है हार्ट। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? 4 चेम्बर्स, राइट आर्म आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर है। 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, ये इनके नाम है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, हैज वाल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इन चारों चेम्बर्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इनमें वाल्व्स भी होते हैं जो कि ब्लड को बैक फ्लो को रोकने के लिए काम करते हैं कि ब्लड जो है वापस बैक की तरफ ना आए, ठीक है, इसलिए इनमें वाल्व्स भी होते हैं। बाकी आगे हम लोग जब डीपली पढ़ेंगे तो इसमें वाल्व्स के बारे में पढ़ेंगे, एक डीपली जो है इनके फंक्शंस के बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है? पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, उन्हें लंग्स में भेजता है, वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं, वापस हमारा हार्ट लंग्स से लेता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर दोबारा पंप करके पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है। इसी वजह से हम ह्यूमन बॉडी को डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन में ब्लड का, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड रिमूव वेस्टेज। तो ये कैरी ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड पंप हुआ, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ब्लड में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो सारे सेल्स और टिश्यूज तक जो है वो ब्लड जो है सप्लाई कर रहा है। और रिमूव वेस्टेज, वहाँ से वेस्टेज लेता है, फिर उस वेस्टेज को बाहर निकालने का भी काम करता है ब्लड। थर्ड पॉइंट आता है लंग्स। लंग्स थर्ड पॉइंट, लंग्स का मॉर्फोलॉजी क्या है? फर्स्ट पॉइंट, 2 स्पॉन्जी ऑर्गन्स इन द चेस्ट, ठीक है। हमारे चेस्ट में 2 स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं। स्पॉन्ज आपने देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं चेस्ट के, ठीक है। राइट लंग्स हैज 3 लोब्स, जो हमारा राइट पार्ट होता है लंग्स का, उसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग्स में हैज 2 लोब्स ओनली, ठीक है। जो लेफ्ट पार्ट होता है लंग्स का उसमें बस 2 लोब ही होते हैं। सेकेंड पॉइंट, कोन शेप्ड कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्लोरा, ठीक है। ये कोन शेप्ड के होते हैं और कवर्ड होते हैं थिन मेम्ब्रेन से, जिन्हें फ्लोरा कहा जाता है। ये हो गया मॉर्फोलॉजी। एंड स्ट्रक्चर्स कैसा होता है इनका? मेड अप ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई, जिसे एयर सैक भी कहा जाता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई, ठीक है, ये 3 पार्ट में जो है डिवाइड रहता है। रिच इन ब्लड वेसल्स फॉर गैस एक्सचेंजेस, ठीक है, ब्लड वेसल्स से रिच होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं ढेर सारे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ऑक्सीजनेट हो सके। इसलिए जो है एल्वोली लाइक एयर लाइक स्ट्रक्चर भी इसी वजह से वो बने होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो, ब्लड वेसल्स ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन कैरी कर सके, ठीक है। ये हो गए स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शंस पे, ठीक है। फंक्शंस क्या है लंग्स का? हेल्प्स इन ब्रीथिंग, ठीक है, रिस्पायरेशन में हेल्प होता है, हम सांस लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। हम जब सांस लेते हैं तो एयर अंदर लेते हैं, उसमें से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिलीज कर देता है। ये रहा हमारा
लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम लोग लिवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये लिवर क्या है? लिवर भी हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स में से एक है। लिवर का मॉर्फोलॉजी क्या है? लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है, ठीक है। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उसमें से सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है लिवर। तो लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन क्या है? लिवर है। ऐसे तो जो है सरफेस के एज ए सरफेस देखा जाए तो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है, पूरे बॉडी पे जो है वो कवर्ड है। लेकिन लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन की जब बात करेंगे तो लिवर जो है हम लोग का लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वेज शेप्ड का होता है, लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। अपर राइट साइड में मतलब ऊपरी साइड में जो है एब्डोमेन के लोकेटेड होता है लिवर। स्ट्रक्चर क्या है? मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड लोब्यूल्स, ठीक है। इसमें स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिन्हें लोब्यूल्स कहा जाता है और ये ऐसे बने होते हैं। हैज़ अ बॉडी सप्लाई फ्रॉम हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, ठीक है। इनमें ब्लड सप्लाई होता है कहाँ से? हिपैटिक आर्टरी से और पोर्टल वेन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शंस पढ़ते हैं हम लोग। फिल्टर टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। हमारे बॉडी के में से बॉडी के ब्लड से जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें ये फिल्टर्स करता है, ठीक है। और प्रोड्यूस करता है बाइल फॉर डाइजेशन, बाइल एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे स्टमक में जाता है और वो डाइजेशन में हेल्प होता है, ठीक है। स्टोर्स विटामिन एंड ग्लाइकोजन, और हमारा जो लीवर होता है वो विटामिन को भी स्टोर करता है और ग्लाइकोजन में भी, जो कि बाद में हमें वो एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। हम खेलते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, इन सब में वर्क काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टमक, ठीक है। स्टमक जहाँ हम लोग का खाना वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ये स्टमक है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, ये जे शेप्ड का मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो अल्फ़ाबेट में जो जे शेप्ड होता है लगभग उसी के स्ट्रक्चर का होता है। लाइज इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में ये सिचुएटेड होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है? लाइन विथ म्यूकोसा, ठीक है। ये म्यूकोसा से लाइन रहता है। हैज़ ग्लैंड दैट सिक्रेट एसिड एंड एंजाइम्स, और ये इसके पास ग्लैंड्स होता है जो कि सिक्रेट करता है क्या? एसिड और एंजाइम्स सिक्रेट करता है। हमारे जो भी फूड हमने खाया है उसे डाइजेशन में हेल्प होता है, ठीक है। तो ये म्यूकोसा से लाइन होता है। म्यूकोसा इनर लाइनिंग होती है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकोसा का, ठीक है। अब फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेक्स डाउन फूड यूजिंग एसिड एंजाइम्स, जैसा कि अभी मैंने बताया, ठीक है। इनका फंक्शंस होता है वो फूड को ब्रेक डाउन करता है एसिड और एंजाइम्स के हेल्प से, ठीक है। अभी बिगिंस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और जो है प्रोटीन्स का भी यहाँ पे डाइजेशन होता है, ठीक है। ये फंक्शंस हो गए स्टमक के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है। दो टाइप के इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, लगभग 6 मीटर्स के होते हैं, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं शॉर्टर होते हैं, वो छोटे होते हैं, वाइडर होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं और अप्रॉक्स 1.5 मीटर्स के होते हैं, ठीक है। ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो कितने बड़े और कितने चौड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। ये ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 3 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं वो भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए रहते हैं, जो कि
कोलन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है, ये इनके पार्ट्स के नेम है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस। ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या है? ये एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम फूड। हमने जो फूड लिया वो फूड हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होने के काम करते हैं, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड फॉर्म्स स्टूल। वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग डीपली पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, वहाँ पे विलाय पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब आगे हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किडनी, ठीक है। किडनी की मॉर्फोलॉजी क्या है? बीन शेप्ड, ठीक है। हमारा किडनी बीन शेप्ड के होते हैं। राजमा का दाल आपने देखा है, बिल्कुल उसी की तरह, ठीक है। लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पाइन, ठीक है। दोनों साइड में लोकेटेड होते हैं। ईच अबाउट द साइज ऑफ ए फिस्ट, मतलब जो दोनों होते हैं दोनों एक फिस्ट, आपने हाथ मुट्ठी बांधी, बिल्कुल इसी साइज के होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मेड ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है। उसमें ढेर सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनको फिल्टरिंग यूनिट्स कहा जाता है, ठीक है। यही हमारे फिल्टर करने का काम करते हैं। फंक्शंस क्या है? फिल्टर्स वेस्टेज फ्रॉम ब्लड टू फॉर्म यूरिन, ठीक है। ये फिल्टर्स करके वेस्ट अलग करते हैं ब्लड में से और उसको यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कि जो कि यूरिन के रास्ते ये बाहर निकल जाते हैं। मेंटेन्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी ये मेंटेन करते हैं किडनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का मॉर्फोलॉजी क्या है? सॉफ्ट फ्लैट लीफ शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। सॉफ्ट होता है, ठीक है, फ्लैट होता है, चपटा पत्ती की तरह ये शेप में ये ऑर्गन होता है। लाइज बिहाइंड द स्टमक, ठीक है, एकदम स्टमक के पास ये पाया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन टिश्यूज। टिश्यूज के जब आप लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे टाइप के टिश्यूज होते हैं, तो जो कि ये जो है दोनों टाइप के टिश्यूज इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन टिश्यू भी पाए जाते हैं, एंडोक्राइन टिश्यूज के ये बने होते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है? प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं एक्सोक्राइन एंड प्रोड्यूस इंसुलिन, ग्लूकागोन फॉर शुगर कंट्रोल, एंडोक्राइन, ठीक है। इंसुलिन का भी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमने शुगर को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट आता है स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? मॉर्फोलॉजी। स्प्लीन के फार्मूला क्या है? स्मॉल होता है, फिश साइज, ये भी फिश साइज ऑर्गन होता है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन नियर स्टमक, ठीक है। स्टमक के जो है पास जो है एब्डोमेन में ये लोकेटेड होता है। स्ट्रक्चर क्या? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, रिच इन ब्लड सप्लाई। सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी टाइप का होता है और ब्लड सप्लाई में ये रिच होता है स्प्लीन, ठीक है। फंक्शंस क्या है? फिल्टर्स करते हैं ब्लड को, ठीक है। डिस्ट्रॉयज ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, जो पुराने हो गए हमारे रेड ब्लड सेल्स को, इनको डिस्ट्रॉयड कहते हैं। हेल्प्स फाइट इन्फेक्शंस, हमारे बॉडी में जो लगातार इन्फेक्शंस और बाहरी अटैक होते हैं, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स का, ठीक है, इनसे ये फाइट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये समरी क्या पढ़ा हमने? ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर्स, और इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जैसे कि ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी एंड मेंटल फंक्शंस, लोकेशंस स्कल में पाया जाता है। हार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो पंप करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का काम करते हैं। ये चेस्ट
के स्लाइटली लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। हमने लंग्स के बारे में पढ़ा कि जो है ये क्या है, एनाटॉमी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। गैस सेक्शंस का काम करते हैं, चेस्ट में लोकेशन है। लिवर के बारे में पढ़ा कि डिटॉक्स मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को ये अलग करते हैं, ठीक है। बाइल प्रोडक्शन करते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प होता है। एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। ये इसका लोकेशन राइट एब्डोमेन होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम जो है हम और भी कुछ पढ़ेंगे होम्योस्टेटिस के बारे में, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो है आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ये बेसिक नॉर्मली बेसिक मीडियम नॉलेज है। आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कैसा लगा, और इसमें आपको और क्या डीपली पढ़ना है ये भी कमेंट करके बताइएगा। और क्या इसमें छूट गया है या क्या कमी रह गई है, इन्हें भी आप जो है कमेंट के थ्रू बताइएगा। बाकी आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर पे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।